अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, ईरान के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, लेकिन पहले मैं बता दूं कि आज अफ़गानिस्तान के लोग लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान के जो हमले हैं अफ़गानिस्तान सिविलियंस के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। दोपहर 2 बजे लंदन टाइम, 7:30 बजे इंडिया टाइम, और वो वर्ल्ड कप फाइनल का टाइम होगा। लेकिन बहरहाल मेरे नसीब में शायद नहीं है, क्योंकि मुझे काम इज़ प्रायोरिटी, तो मैं अपना उस प्रोटेस्ट की कवरेज के लिए जाऊंगा। अजीज़ दोस्तों, एक पाकिस्तानी है आसिफ मर्चेंट। ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम करता था। 2022 से ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता था, और 2023 में इसको कुछ टास्क दिए गए, उसकी ट्रेनिंग की गई और उसको अमेरिका भेजा गया अप्रैल 2024 में। और अमेरिका के इसका टास्क ये था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि उस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे, अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उसका कत्ल और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस के कत्ल के टास्क दिए गए थे इसको। जुलाई 2024 में यूएसए की एफबीआई ने इसको गिरफ्तार कर लिया, और अब इस महीने इसको ट्रायल हुआ और वो कन्विक्ट हुआ है कत्ल और टेररिज्म के चार्जेस पे। अब आप ये देखें कि आपको दुनिया में कहीं भी कोई गंदा काम नज़र आएगा ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी होगा। मैं 50 बार पहले बता चुका हूँ कि जब भी दुनिया में कहीं टेररिज्म होगी, मेजर क्राइम होगा, आप क्रिमिनल या टेररिस्ट की दुम उठा के देखेंगे तो उधर ठप्पा लगा होगा मेड इन पाकिस्तान। पैसे के लिए ये पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और जो खबर अफसोसनाक है, ठीक है, कि ईरान का एक नेवी का शिप वो भारत की नेवी के साथ एक्सरसाइजेस कर रहा था जंग से पहले, और फिर एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आपस में। वो श्रीलंका के पास खड़ा था, वहाँ पे अमेरिका ने उसको टॉर्पेडो करके मिसाइल से तबाह कर दिया, और 100 से ज़्यादा उसके ऊपर जो लोग थे वो मारे गए। अब मैं उनको सिविलियन कहूँ कि ना कहूँ, आई डोंट नो, क्योंकि थे तो वो नेवी के लोग, लेकिन वो जंग में नहीं थे। उस वक्त वो जहाज़ बहुत दूर था ईरान से और जंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। अमेरिका से खैर आप कमिंगी की पूरी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इंसानियत का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उस पे भारत के कुछ लिबरल और जो हमेशा भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो लोग, फिर पाकिस्तानी और दूसरे लोग भारत को ब्लेम दे रहे हैं कि भारत की शरण में था, भारत की सिक्योरिटी में था, भारत ने कैसे अमेरिका को अलाउ किया, भारत सो रहा था क्या, और ये और वो। तो पहली बात तो ये कि एक नेवी का ईरान का शिप था, वो भारत की शरण में, भारत की सिक्योरिटी में नहीं था। वो अपनी सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार है। भारत ने कोई सिक्योरिटी नहीं लेता। जब दो कंट्रीज़ की मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं तो वो मिलिट्री होती हैं, उनको अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े तो फिर तो लानत है। दूसरा ये है कि वो भारत के पानियों में नहीं था, वो इंटरनेशनल पानियों में था, श्रीलंका के करीब था, और भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे ईरान की जो खामेनाई सरकार है, करंट सरकार है, उसने कब भारत के साथ हमदर्दी की है? कश्मीर के मामले पे हमेशा वो पाकिस्तान का साथ देता रहा है, खामेनाई और ईरान की सरकार। ओआईसी के सारे इजलासों में वो कश्मीर पे पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, जबकि उसको पता है ईरान को कि पाकिस्तान एक अमेरिका का एजेंट है, एक शैतान कंट्री है, और ईरान के शियाओं को पाकिस्तानी सुन्नी मुसलमान नहीं मानते। तो फिर पाकिस्तान की सपोर्ट, फिर पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर का पेट्रोल सस्ते दानों में स्मगल करता था अपने फ़ायदे के लिए। तो जब ईरान अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान जैसे शैतान मुल्क का फ़ायदा सोच सकता है, तो फिर देखें, पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि सुन्नी लोग मुसलमान नहीं मानते, ये एहतशाम
इलाही ज़हीर है, ये अहले हदीस सेक्ट का अमीर है और ये कह रहा है अपने खुतबे में कि ईरान हमेशा कहता रहा कि वो इसराइल को मिटा देगा, इसराइल को तबाह कर देगा, लेकिन अब जब जंग हुई है तो वो इसराइल पे हमला करने के बजाय दोहा पे, दुबई पे, कतर पे हमला कर रहा है। और यानी इन्हें वो कह रहा है कि ईरान को मार देना जायज़ है, बिल्कुल ईरान का खात्मा हो जाना चाहिए। तो सुन्नियों का यही शियाओं के लिए फीलिंग्स हैं। अजीज़ दोस्तों, खामेनाई पहुंच गए हैं जन्नत में। हूरों का बेचारों का बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि वो पता नहीं किसी काबिल हैं कि नहीं है हीरों के लिए। और यह है कि 72 हूरें जमा की जा रही हैं उसके लिए। ये ऐसे शैतान मौलवी हैं, शिया सुन्नी से हट के बात कर रहा हूँ, मौलवी साला शैतान ही होता है, चाहे किसी भी फिरके का हो। खुमैनी था, खुमैनी की ऐसी ऐसी बातें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि आदमी को झुरझुरी आ जाए कि यार ये मुल्ला साला किस किस्म के शैतान लोग होते हैं। इसने एक बार कहा था कि जो फीमेल प्रिजनर्स होती हैं ना, जो किसी भी जुर्म में, वो अगर कुंवारी हैं ना तो उनको कत्ल करने से पहले उनका रेप किया जाए ताकि वो जन्नत में ना जा सकें। आप मेंटल स्टेटस इनका देखें। और ये पेडोफिल हैं, ये पता नहीं क्या कुछ है। आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 2016 से 2020 जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता था कि हमें लगता था कि यार डोनाल्ड ट्रंप कितना महान प्रेसिडेंट है, ये है वो है। लेकिन ये है कि कई चीज़ें इसने कही थी उस ज़माने में, लेकिन ऐसा पलटा खाया है इसने इस बार 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद कि आदमी की अक्ल हैरान रह जाए कि गिरगिट इतनी तेज़ी से रंग नहीं बदलता जितनी तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप ने बदले हैं। इसने 2019 में कहा था कि अमेरिका ने $8 ट्रिलियन मिडिल ईस्ट की जंगों में खो दिए हैं, हज़ारों हमारे फौजी मारे गए, ज़ख्मी हो गए, मिलियंस ऑफ लोग सामने वाली साइड के मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट में घुसना एक गंदा तरीन डिसीजन है, ये भाई साहब के ख्याल थे 2019 में, और अब खुद मिडिल ईस्ट में तबाहियां मचा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं शुरू से एक बात कहता आया हूं कि बूट्स ऑन ग्राउंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऑप्शन नहीं है, और उसने यही कहा वापस कि बूट्स ऑन ग्राउंड हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ट्रंप की कोशिश ये है कि इसके जो टारगेट थे ईरान पे हमले के, वो बग़ैर बूट्स ऑन ग्राउंड के हो जाए हल। बूट्स ऑन ग्राउंड इसलिए पॉसिबल नहीं कि अमेरिका ने ईरान के जो 2 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, इराक और अफ़गानिस्तान, वहाँ पे फ़ौजें भेजी थीं, बूट्स ऑन ग्राउंड किए थे, जिसका नतीजा भुगता। जबकि ईरान इज़ ए टोटली डिफरेंट पॉपुलेशन। ईरान की टेरेन है, एक तरफ ज़ोग्रोस माउंटेन्स हैं, एक तरफ अल्बोर्स माउंटेन हैं, साउथ में इतने ख़तरनाक रेगिस्तान हैं। फिर ईरान इराक और सीरिया और अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ है। ईरान की पॉपुलेशन 8 करोड़ है, बड़ा कंट्री है। दूसरा, यूनाइटेड हैं शिया इज़म में, और फिर रीजन के दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी शिया हैं, जैसे सीरिया, लिबानन, यमन, इराक। तो शिया आफ्टर ऑल यूनाइटेड हैं और ईरान के पीछे खड़े हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों। इवन पाकिस्तान में भी 15 से 20% शिया रहते हैं। तो यह है कि रीजन पूरा तबाह हो जाएगा, और यह है कि अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा यह है कि आप रेजिम चेंज करेंगे तो किसको लाएंगे? या तो यह है कि ग्राउंड पर कोई ऐसी एक लीडरशिप हो। वही बात आ जाती है इराक वाली कि इराक में इनके पास कोई रिप्लेसमेंट लीडरशिप मौजूद नहीं थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान को हटाया तो हामिद करज़ाई को लाए, अशरफ गनी को लाए, अब्दुल्ला को लाए। ये क्रिएट करने की कोशिश की गई लीडरशिप। या तो आपके पास लीडरशिप मौजूद हो। अब ये भाई साहब जो हैं, रज़ा शाह पहलवी, किंग ऑफ ईरान के जो किंग बेटा है, ये ईरान को लीड करेगा, जो साला 48 साल से महलों में रह रहा है अमेरिका में। इसको कब ईरान की परवाह थी?
और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको पूछा गया कि आपकी नज़र में रज़ा पहलवी रिप्लेसमेंट लीडरशिप है, तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि रज़ा इज़ कैपेबल, रज़ा की इतनी पसंदगी ईरान में नहीं है। लेकिन फिर ईरान में कौन है भाई, किसको लाओगे आप? तो ये बड़े सवालात हैं। तबाहियाँ बहुत मचाई हैं अमेरिका ने ईरान में। पहले ही हमले में खामेनाई को मार दिया, फिर 4 सीनियर मिलिट्री लीडर्स को मार दिया। अब इतनी तबाहियाँ हुई हैं, जवाब में ईरान ने जो अरब कंट्रीज़ पे तबाहियाँ मचाई हैं, उससे अमेरिका का बड़ा लॉस हो रहा है और अमेरिका काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। अमेरिका चाहता है कि कुर्द हैं ना जो ईरान के, वो आगे बढ़ें और एक रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट के लिए मूवमेंट चलाएं। कुर्द भाई साहब अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और एलाइड फोर्सेस ने कुर्दों से वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी तो हम आपको ओटोमन एम्पायर टूटेगी। ज़ाहिर पूरे जो कुर्दों के इलाके थे वो ओटोमन एम्पायर के कब्ज़े में थे, तो वादा किया गया था कि आपको एक अलग कुर्दिस्तान कंट्री बना के दिया जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुई, अब हिस्से बखरे हुए। ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त सबसे बड़ी एम्पायर थी, उसने वो सारा इलाका कब्ज़े में ले लिया और कुर्दों को कुछ नहीं दिया गया। तुर्की को एक छोटा सा तुर्की बना के दिया गया, एक बड़ा पार्ट कुर्दों का तुर्की के हवाले कर दिया। ईरान एक आज़ाद देश था तो एक पार्ट उसमें दे दिया कुर्दों का, बाकी थोड़े इराक में और थोड़े सीरिया में। अब कुर्दों को तो नज़र आ गया कि भाई साहब हमारे साथ तो कोई भला हो नहीं रहा, लेकिन फिर चलता रहा मामला। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में अगेन कुर्दों को लॉलीपॉप दिए गए, कुर्दों ने कुर्बानियाँ दी सेकेंड वर्ल्ड वार में। नतीजा ये निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब डीकोलोनाइजेशन हुई तो बजाय इसके कि जिस तरह मिडिल ईस्ट में आप देखें तो कुवैत छोटा सा बनाया, कतर बनाया, ये सब कंट्रीज़ नहीं थे, ये नए कंट्रीज़ क्रिएट किए गए थे क्योंकि ये पूरा ऑयल रिच कंट्री था। तो फिर आपने कुर्दों को, जब कुवैत इराक का हिस्टोरिकली पार्ट रहा था, आपने उसको एक आज़ाद कंट्री बनाया, तो क्यों कुर्दों को एक नहीं बना के दिया? क्यों सीरिया, तुर्की, इराक, ईरान, कुर्दों को नहीं? तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी लाड़े लप्पे दिए गए, नहीं हुआ कुछ। 90 में जब कुवैत के ऊपर इराक ने हमला किया और अमेरिका ने इराक पे फिर हमला किया, तो भी वादे किए गए थे। एक नो फ्लाई जोन बनाया गया कुर्दों के इलाके, मोसल जो कि कैपिटल वो पेट्रोल रिच इलाका है, नो फ्लाई जोन और आज़ाद कुर्दिस्तान बस बनने वाला है। फिर क्या हुआ? जब 2003 में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिराई, फिर पूरे इराक को करके कुर्दों को फंसा दिया। इस तरह मुख्तलिफ मौक़ों पे कुर्दों के साथ ज़्यादतियाँ की गई। फिर जब इन्होंने आईसिस बनाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सीरिया और इराक और उसके कंट्रोल करने के लिए, आईसिस ने भी कुर्दों का कचूमर निकाला। 2018 में तुर्की की मदद से आईसिस के ज़रिए इतना कत्लेआम हुआ कुर्दों का। तो कुर्द कह रहे हैं कि भाई साहब हमेशा तुम लोगों ने हमें मिसयूज़ किया, हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया, लेकिन यह है कि हमें आज़ाद नहीं किया। हमारे साथ आज आप वापस हमें यूज़ करना चाह रहे हैं तो सॉरी। तो अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। देखें, पर्शियन गल्फ स्टेट्स हैं ना, इन्होंने एक मतलब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना अमेरिका में, ये कह रहे हैं हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि इस जंग से सबसे ज़्यादा नुकसान पर्शियन गल्फ को हुआ है। इज़राइल वो तो बाकायदा जंग लड़ रहा है भाई, ये लोग सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान थोड़ी जंग लड़ रहे थे, ये तो मना करते आए हैं। जंग तो इज़राइल और अमेरिका की है, तो नुकसान तो सारा इधर हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर का पर आवर नुकसान हो रहा है मिडिल ईस्ट को। फ्लाइटें बंद, होटल की बुकिंगें बंद, खाना पीना बंद, मतलब सारी दुकानदारियां बंद। इसके अलावा जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जो मिसाइल मिलियन डॉलर के, 4-4 मिलियन डॉलर के सैकड़ों मिसाइल फायर किए हैं, इनका ये सब खरीदा हुआ सामान है भाई। रेपुटेशन अलग ख़राब हो रही है। फजूल में एक शिया कंट्री से
परमानेंट पंगा हो गया है। तो वो कह रहे हैं भाई हम अब अपना माइंड चेंज कर रहे हैं। तो अमेरिका को लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान होने वाला है। जो इसने गजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, इंडोनेशिया ने कह दिया है कि भाई हम गजा बोर्ड ऑफ पीस से निकल रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद ही कुछ और बताया गया था। लेकिन यहाँ कौन सा पीस है भाई? वो प्रेसिडेंट अमेरिका का जिसके लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बार बार कह रहा था कि मैन ऑफ पीस और दुनिया को ऐसे अजीम प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, वो मैन ऑफ पीस ने पीस का पीसेस कर दिए हैं। और गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान जैसे टट्टू भिखारी मोहताज कंट्री ही रह सकते हैं। इंडोनेशिया वगैरह इसमें आने को अब तैयार नहीं है। और यह है कि मकसद ईरान की पब्लिक से हमदर्दी नहीं है, ये सबको पता है। एक और जो आउट ऑफ माइंड अब चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि शायद इस रीजन में जो तरक्की हो रही थी, दुबई, अबू धाबी, कतर, सऊदी अरब, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे थे, और जो इनकी इकोनॉमियाँ, नॉन ऑयल इकोनॉमी इनकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि शायद इनको भी नीचा दिखाने के लिए ये सारे काम किए गए। फ़ायदा किसका हुआ है? आप ईरान में कोई चेंज ला सकते हैं? नॉट एट ऑल। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में यह है कि ईरान के जो अब्दुल मजीद हकीम इलाही, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका का मकसद ईरान नहीं, ईरान के बाद ये और कंट्रीज़ की भी बारी आनी है। और जो ताकतवर कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, इनके लिए मसला है। देखें, एक और आउट ऑफ वे किसी ने पॉइंट दिया है कि इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान चाइना को हो रहा है, इसलिए कि चाइना का जो 90% पेट्रोल का जो रिक्वायरमेंट था ना, वो वेनेजुएला और ईरान से पूरा हो रहा था। वेनेजुएला चैप्टर भी क्लोज हो गया, ईरान चैप्टर भी क्लोज हो गया, अब चाइना फंसा हुआ है। रशिया अकेला, चाइना, इंडिया सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। तो लॉन्ग रन में चाइना के लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट हो रही है। तो कई पहलू हैं इस मामले में। अब ये पाकिस्तान का जो एक्स डिप्लोमेट है अब्दुल बासित, ये कह रहा है कि चाइना रशिया को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ दें, और ताकि अमेरिका ईरान पे स्ट्राइक बंद करे। अदरवाइज दोनों कंट्रीज़ को लीडरशिप को आगे आना चाहिए और अमेरिका की हेजेमनी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तुम अपने मुल्क को तो पहले रोको जो अमेरिका का टट्टू बना हुआ है। सारे अमेरिका का ऑपरेशन तो बलोचिस्तान से फ्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो बलोचिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सिचुएशन, अमेरिका के लिए सिचुएशन इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं, लेकिन बहरहाल अमेरिका किसी न किसी मकसद के लिए आया है जो कि सामने हमें नज़र नहीं आ रहा, वो उसके मकसद पूरे हो रहे हैं। तो लेट्स सी। अजीज़ दोस्तों, दुआ पे आ गया है डोनाल्ड ट्रंप, सारे क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बुला के वाइट हाउस में दुआएं करवाई हैं, और दुआओं पे आ गया है अगर यही चीज़ मोदी जी करते, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारे पंडितों को बुला के हवन कराते और पूजा पाठ करते, तो अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, सबा नकवी और इन लोगों ने तो चूड़ियाँ तोड़ के मातम करना था कि ये मोदी हिंदुत्व, ये वो। पाकिस्तान में सारे लीडर मौलवी बने फिरते रहे, मस्जिदों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट आपके सामने कर रहा है। लेकिन भारत में करें तो ये है कि ये इस वक्त सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, और भी इस मामले पे मेरे पास कई चीज़ें हैं, आगे प्रोग्रामों में आपके सामने रखूँगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।